हेलो डियर स्टूडेंट। आज हम टेंथ क्लास का जो एसएसटी है उसका जो पहला लेसन है उसका आज अब ये बच्चों 5 पार्ट हैं। और इससे पहले हमने पढ़ा कि क्रांतियों का युग 1830 से लेकर 1848 तक जो चला। और उसमें हमने जाना कि जो यूनान जो थे जिनको अपने परिवर्तन के साथ साथ जो मुस्लिम साम्राज्य में वो जो शामिल थे, और किस प्रकार के वहाँ के दार्शनिकों ने उन लोगों का उनके गौरवशाली अतीत के बारे में बताया। और जिसके उपरांत उन्होंने एक लंबे संघर्ष के बाद 1824 में एक व्यक्ति हुए जिनकी मृत्यु हो गई, उनका नाम लॉर्ड ब्रायन थे। और उसी के दौरान 1832 में कुस्तुनिया की संधि के बाद यूनान एक राष्ट्र के रूप में उभर के आया। और आज हम बात करेंगे रूमानी कल्पना और राष्ट्रीय भावना। जब बच्चों इसमें हम पढ़ने लग रहे हैं कि राष्ट्रवादी जो विचारधारा है किस प्रकार यूरोप के अंदर राष्ट्रवादी विचारधारा यूरोप के अंदर कैसे छोटे छोटे राज्यों को उनके देश के अंदर जो खंडित जो राष्ट्र थे जो छोटे छोटे टुकड़ों में बटे हुए थे, तो राष्ट्रीयवादी जो विचारधारा है वो किस प्रकार उन देशों में पनपी। और पनपने के साथ साथ कौन कौन से ऐसे कारण हुए या कौन कौन से ऐसे तरीके हैं जिनकी वजह से वो छोटे छोटे राज्य एक संयुक्त या राष्ट्र के रूप में पहचाने गए। एक नए तरह के भौगोलिक नक्शा यूरोप में तैयार हुआ जो पहले छोटे छोटे टुकड़े में था, लेकिन अब एक अलग तरह का यूरोप के देशों का अस्तित्व देखने को मिलता है। तो उसमें एक चीज़ और है कि केवल युद्ध और आपस में जो क्षेत्रीय विस्तार है उनके का यही केवल विचार या कारण नहीं है जिनकी वजह से राष्ट्र राज्य बने। एक और तरह की कल्पना भी काम करने लग रही थी जो ये मानती थी कि युद्ध के तरीके के द्वारा लोगों को इकट्ठा नहीं किया जा सकता, क्योंकि उनको एक अलग तरह का गांव में या फिर समाज में जो लोग थे बहुत बड़ा ऐसा तबका था जो पढ़े लिखे नहीं थे, निरक्षर थे। उनको कैसे राष्ट्र की भावनाओं से पोषित किया जाए, राष्ट्र की भावनाओं को उनके तक पहुँचाने के लिए जो एक अलग तरह की भावना अपनाई गई जिसको रूमानीवाद के नाम से जाना गया, आज उस बारे में पढ़ेंगे। राष्ट्र का विकास केवल युद्ध और क्षेत्रीय विस्तार से नहीं हुआ। राष्ट्र के विचार के निर्माण में संस्कृति ने एक अहम भूमिका निभाई। मतलब केवल युद्धों से एक देश नहीं बना ये जो छोटे छोटे टुकड़े में थे, बल्कि उनके सामने एक ऐसा सांस्कृतिक पहलू भी था जो सभी लोगों का अपना एक इतिहास था। और वो इतिहास होने के साथ साथ रूमानीवादी लोगों ने उन ऐतिहासिक जो सांस्कृतिक जो पहचान है उनको इकट्ठा करने के लिए एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। कला, काव्य, कहानियाँ, किस्से और संगीत ने राष्ट्रीय भावनाओं को गढ़ने और व्यक्त करने के सहयोग दिया। मतलब कि वहाँ जो छोटे छोटे राज्य थे उन लोगों का अपना एक गौरवशाली कला, साहित्य, गीत होते थे जिनकी वजह से उनका इस्तेमाल उस समय के दार्शनिकों ने अपने दृष्टिकोण से किया, जिसकी वजह से एक अच्छे तरीके का बड़ा और प्रभावशाली विचार मजबूत हुआ जो हर व्यक्ति तक पहुंचा, चाहे वो निरक्षर हो, चाहे ग्रामीण क्षेत्र के हो, चाहे वो मजदूर हो, चाहे वो व्यापारी हो, सबके तक उन चीज़ों को पहुंचाया गया। आइए हम रूमानीवाद को देखें जो एक ऐसा सांस्कृतिक आंदोलन था जो एक खास तरह की राष्ट्रीय भावना का विकास करना चाहता था। मतलब ये एक अलग तरह का राष्ट्र का निर्माण करना चाहते थे या एक राष्ट्र के प्रति की देश के लोगों को कैसे इकट्ठा किया जाए, तो इनका एक अलग दृष्टिकोण था जिसको लेकर ये लोग आगे चल रहे थे। और इस विचारों को अगर कोई समर्थन करने वाला अगर कोई था उनको फिर एक नए नाम से जाना गया जिसको हम रूमानीवाद का नाम से जानते हैं। आमतौर पर रूमानी कलाकारों और कवियों ने तर्क वितर्क मतलब कि जो लॉजिकली बात होती है उनको दरकिनार किया, उनकी जगह उन्होंने एक नई तरह की बात रखी। और विज्ञान के महिमा मंडन की आलोचना की और उसकी जगह भावनाओं, अंतर्दृष्टि और रहस्यवादी भावनाओं पर जोर दिया। मतलब जो लॉजिकली बात थी, जो एक प्रमाणिक बात थी, उन चीज़ों का तो इन्होंने एक विरोध किया या उन चीज़ों को स्वीकार करने से मना कर दिया गया। और अभी वे मानते हैं कि जो रहस्यवादी बातें हैं या भावनाएं हैं जो लोगों को गहराई से जुड़ी होती है वो चीज़ें लोगों तक पहुँचाने के लिए उन्होंने काम किया था।
उनका प्रयास था कि एक साझा सामूहिक विरासत की अनुभूति और एक साझा सांस्कृतिक अतीत को राष्ट्र का आधार बनाया जा सकता है। मतलब इनका मानना यह था केवल तर्क वितर्क के आधार पर लोगों को इकट्ठा नहीं किया जा सकता, क्योंकि उनका मानना है तो समाज का बहुत बड़ा एक ऐसा तबका है जो पढ़ा लिखा नहीं है और जो इन ज्ञान विज्ञान की जो बातें हैं उनको स्वीकार नहीं करता या उनकी समझ से वो परे हैं। तो उन्होंने कहा कि एक अलग तरह की वो बातें उनके सामने रखते थे कि क्यों ना उनका जो अतीत है, गौरवशाली जो अतीत है, वो जो सांस्कृतिक विरासत है जिसको वो गौरव महसूस करते थे, उन सब चीज़ों को वो स्वीकार करे या उन चीज़ों को आधार बनाए देश को इकट्ठा करने के लिए। जर्मन दार्शनिक योहान गॉटफ्रीड जैसे रोमानी चिंतकों ने दावा किया कि सच्ची जर्मनी संस्कृति उनके आम लोगों में निहित है। निहित का मतलब होता है भाई जो शामिल हो या उसमें छिपी हुई। मतलब ये एक विद्वान हुए, उनका मानना यह था कि अगर राष्ट्र को एक करना चाहते हो तो लोगों को एक सांस्कृतिक जो पहचान है, जो उनका एक गौरवशाली अतीत है, उसको अगर हम लोगों तक पहुंचाएं, उसकी अनुभूति करवाएं, उस चीज़ को महसूस करवाएं, तो इस मायने में एक राष्ट्र के रूप में हम अपने देश को इकट्ठा कर सकते हैं। क्योंकि जो अनपढ़ लोग हैं वो सांस्कृतिक जो चीज़ें जिन परंपराओं में, जिन संस्कृति में जीते आए हैं, जो उनके जहन और दिमाग और जहन में जो चीज़ें कायम है, उस चीज़ को इस चीज़ का आधार बनाया जाए तो इस चीज़ को वो आगे बढ़ा सकते हैं। राष्ट्र की सच्ची आत्मा लोकगीतों, जनकाव्य और लोक नृत्यों से प्रकट होती है। मतलब जो गांव के लोग हैं उनके अपने एक लोकगीत हैं, लोगों के अपने गीत हैं जो गाते हैं, गुनगुनाते हैं। और जनकाव्य मतलब कि ऐसी चीज़ें जिसमें किताबों का भूमिका नहीं होती, जो चीज़ें उनको पीढ़ी दर पीढ़ी मिली है, जो ये बड़े छोटे को देते हैं और जो एक लंबे टाइम से जो उनके समाज में कायम है, उन चीज़ को वो शामिल करें। और वही चीज़ एक ऐसी है जो उनको इकट्ठा कर सकती है। इसलिए लोक संस्कृति के इस स्वरूप को एकत्रित, मतलब जो सांस्कृतिक जो पहचान है या जो चीज़ें लोगों के बीच में कायम है, उन चीज़ों को एक नए रूप से इकट्ठा करें और साथ साथ अंकित करना राष्ट्र निर्माण की परियोजना के तहत आवश्यक है। मतलब अगर सांस्कृतिक चीज़ों को हम लोगों के सामने रखें और उसको एक राष्ट्र के रूप में लोगों के सामने प्रस्तुत करें, तो ऐसा ये योजना अगर करें तो ये आवश्यक भी है और राष्ट्र का निर्माण भी कर सकती है। स्थानीय बोलियों पर बल और स्थानीय लोक साहित्य को एकत्रित करने की उद्देश्य केवल प्राचीन राष्ट्रीय भावना को वापस लाना नहीं था, बल्कि आधुनिक राष्ट्रीय संदेश को ज़्यादा लोगों तक पहुंचाना था, जिसमें अधिकतर निरक्षर थे। तो बच्चों ये बात देखो, यहाँ पर निकल के आए से निरक्षर की मतलब क्या, आधुनिक राष्ट्र मतलब कि जो एक राष्ट्र बनाने की कोशिश ये लोगों के द्वारा की जा रही है, अगर वो इस राष्ट्र को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचा सकते हैं तो वो सांस्कृतिक की का जो पहचान का, लोकगीतों का जो तरीका है, वहीं से उसी से ही ये संभव हो सकता है। क्योंकि उन चीज़ों को समझाने के लिए एक अलग तरह की रणनीति या योजना बनाई जा सकती है। और उसके लिए सबसे ज़रूरी है कि ये देखना है कि गांव की या समाज की ज़्यादातर जनता है वो निरक्षर है, तो निरक्षर को कैसे राष्ट्र के विचार से अवगत कराया जाए, जिसकी वजह से एक संपूर्ण संगठित बना हुआ एक राष्ट्र उनके सामने आ सके। यह खास तौर पर पोलैंड पर लागू होता है। यहाँ पर एक उदाहरण के द्वारा समझाने का प्रयास भी किया जा रहा है कि एक पोलैंड जो देश है उसका 18वीं सदी के अंत तक रूस, पर्सा और ऑस्ट्रेलिया जैसी बड़ी शक्तियाँ ने विभाजित कर दिया था। मतलब पोलैंड एक देश है, लेकिन इस देश के ऊपर रूस, पर्सा और ऑस्ट्रेलिया जैसे जो बड़ी बड़ी शक्तियाँ, उसके आसपास जो देश थे, उन्होंने कब्जा कर रखा था, उसको गुलाम बनाए रखा था। साथ साथ यद्यपि पोलैंड अब स्वतंत्र भूक्षेत्र नहीं था, किंतु संगीत भाषा के जरिए राष्ट्रीय भावना जीवित रखी गई। मतलब अब इस तरह की बातें रखी जाने लगी कि मान लेते हैं कि उस देश के ऊपर इन तीन देशों का कब्जा तो है, लेकिन अगर उस देश को इकट्ठा करने में अगर कोई चीज़ कामयाब कर सकती है, वो दो ही चीज़ें हैं। एक तो लोगों का संगीत और भाषा के जरिए हम राष्ट्रीय भावना को उसके अंदर रख सकते हैं। मसलन कैरोल कुर्पिस्की ने राष्ट्रीय संघर्ष का अपने ओपेरा और संगीत से गुणगान किया। ये एक प्रकार का उनका साहित्य है और जिनके माध्यम से जो व्यक्ति हुए कैरोल कुर्पिस्की
ने इस जनसंघर्ष का, जो राष्ट्र संघर्ष का, देश को इकट्ठा करने का जो आंदोलन चला हुआ है, इसमें इन्होंने इन दो चीज़ों को अपनाया, जिसकी वजह से पोलेनेस और माजूरका जैसे लोक नृत्यों को राष्ट्रीय प्रतीकों में बदल दिया। मतलब उनके द्वारा रूमानीवादी जो लोग थे, उन्होंने जिन तरीकों को अपनाया, उन चीज़ों को लोगों के सामने जब पेश किया गया है, पोलेस और माजूरका जैसे लोकगीत का मतलब, लोक नृत्य का मतलब है बच्चों ये लोगों का नृत्य, नृत्य का मतलब ये जो गाना बजाना, नाच गाना होता है ना, इससे कि लोगों को इन दो चीज़ों के माध्यम से इन चीज़ों को पहुंचाया, जो बाद में जाके एक राष्ट्र के रूप में या राष्ट्र का प्रतीक या राष्ट्र का एक सिंबल के रूप में पहचाना गया। हमने देखा है कि राष्ट्रवाद की जो बातें हैं केवल युद्धों से नहीं रही, कि किस प्रकार से अलग अलग तरीके से अलग अलग तरह के लोग अपने अपने दृष्टिकोण से राष्ट्रवादी भावना को लोगों तक पहुंचाने के लिए और उन चीज़ों को तलाश करने लग रहे हैं कि कौन सा ऐसा कारण है या कौन सा ऐसा जरिया है जिसके द्वारा हम इस्तेमाल करके एक अच्छे तरीका का राष्ट्र बना सकते हैं, संगठित राष्ट्र बना सकते हैं। और ये सभी गतिविधियाँ जो दार्शनिक होते हैं समाज के, वे एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, जिसके दौरान पोलैंड जैसे देशों में या फिर यूरोप के फ्रांस की अगर बात करें, तो अगर हम इटली की, जर्मनी की, इन जिन की भी बात करें, इसमें ये चीज़ें देखने को मिलती है। तो बच्चों आज के लिए इतना ही कि हमने जाना कि रूमानी विचारधारा है। कल इसके आगे पढ़ेंगे कि भूख, कठिनाइयाँ और जन विद्रोह कैसे पनपा है, किस तरह एक दूसरे से जुड़ी हुई है, और राष्ट्र को इकट्ठित करने में किस प्रकार से इन दार्शनिकों ने इन जो ये हालात पैदा हो रहे हैं, इनको किस एक सही दिशा देते हुए एक राष्ट्र का निर्माण करवाया। आज के लिए बच्चों इतना ही, धन्यवाद।